हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के में भारतीय सैनिकों में असंतोष था और असंतोष का दावानल किस तरह से फौजी छावनी कलकत्ता के से लेकर के पूरे देश में फैला। आज हम देखते हैं कि विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था। शीघ्र ही विद्रोह की आग जो है पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किया गया इस विद्रोह के स्थानीय किसानों, जमींदारों, राजा, कारीगर, आम जनता सभी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इसमें भाग लिया। आप देखते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह फैला था। विद्रोह का नेतृत्व जो है बच्चों अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने किया था। शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह जफर के हाथों में था, किंतु उसका संचालन उनके सेनापति बख्त खां ने किया था। वहीं लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने किया, कानपुर में नाना साहब ने किया और तात्या टोपे ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, बिहार में कुंवर सिंह ने किया, रुहेलखंड में अब्दुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह जो थे काफी व्यापक थे। इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, अर्थात वे शहीद हो गई और इस प्रकार उन्होंने आम जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। इस युद्ध से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया और वे सभी ब्रिटिश सरकार अधिकारियों की सताए हुए थे और उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्यवाही ब्रिटिश सरकार ने की थी उनसे त्रस्त थे। इस कारण उन्होंने सबने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में विप्लव। रायपुर जिले के बलौदा बाजार के पास सोना खान नामक एक स्थान है जहां वीर नारायण सिंह वहां के जमींदार थे। वे अपने जनहित कार्यों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। वह लोक सेवा कार्य और जनहित के कार्यों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। सन 1856 में सोना खान में भयंकर अकाल पड़ा और लोगों के अन्न के अभाव में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा कर रखे हुए अनाज को जनता में बंटवा दिया और इस व्यापारी ने क्या किया, इसकी शिकायत जो अंग्रेज अधिकारियों से की, जिसके कारण वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और रायपुर की जेल में बंद कर दिया गया। सन 1857 में रायपुर की जेल से वीर नारायण सिंह भाग निकले और उन्होंने लगभग 500 किसानों की एक सेना संगठित कर ली और 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। अंग्रेजों ने सोना खान के पड़ोसी राज्य देवरी के जमींदार की मदद से जमींदार से मदद मांगी और उसकी सहायता से अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और दिखावे के लिए उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस प्रकार देश का यह महान सपूत देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन उनकी शहादत जो है व्यर्थ नहीं गई।
वीर नारायण सिंह के पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह का त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रायपुर की फौजी छावनी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए, भाग गए। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखा और अंग्रेजों ने हनुमान सिंह को 17 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में पर 2 दिन के तक मुकदमा चला और उन्हें सेना में बगावत करने और राजद्रोह करने के उद्देश्य के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों और जनता के सामने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। ये शहीद थे सर्वश्री गाजी खां, शिवरी नारायण, गुलीन अब्दुल हमाद, पन्ना लाल, माता दीन बलिहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभा राम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद। इतने सभी लोगों को 22 फरवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। इन सभी नामों को पढ़ करके सुन करके ऐसा है, यह जान पड़ता है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में न सिर्फ हिंदू बल्कि समस्त जाति और धर्म के लोगों ने भाग लिया था और इसमें शामिल हुए थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे इस छत्तीसगढ़ अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना को सर्वोपरि माना गया था। छत्तीसगढ़ वैसे भी हमेशा से शांत रहा है। अन्य स्थानों पर विभिन्न साम्राज्यों का संतानों का शासन हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक कलचुरी वंश का ही शासन बना हुआ था और स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भी छत्तीसगढ़ हिंसक आंदोलनों से दूर था। होते हुए भी हिंसक आंदोलनों में भाग नहीं लिया, दूर था हिंसा से और उसके बावजूद भी उसने देश की लड़ाई में अपना साथ दिया था। इसके आगे देखते हैं आंदोलन की असफलता। हालांकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वह असफल रहा, किंतु यह हमारे देश की जनता को जागृत करने में और राष्ट्रीय एकता जगाने में, राष्ट्रीय भावना जगाने में बहुत अधिक सफल रहा था। यह आंदोलन इतने बड़े क्षेत्र में हुआ फिर भी असफल हुआ, क्यों? सन 1857 का विद्रोह भारत के व्यापक भूभाग में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच में केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे। इस समय शिक्षित वर्ग एवं अधिकांश रजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की एवं चेतना का संचार हुआ। साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा। इस आंदोलन के असफल होने के प्रमुख कारण थे कि यहाँ पर एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। जो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे सभी ने अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग प्रदर्शन किया था। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बख्त खां, अब्दुल बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, माने इन्होंने अपने अपने प्रांत की सेना का प्रतिनिधित्व किया। यदि इन सब के बीच एक केंद्रीय प्रतिनिधित्व रहता तो शायद परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। दूसरा प्रमुख कारण था कि हमारे सैनिकों के पास पारंपरिक हथियार थे, जैसे तीर कमान, भाला, तलवार इत्यादि, लेकिन अंग्रेजों के पास तेज गति से चलने वाली राइफल्स, तोपें, ये सभी थे जो कि भारतीय सेना को पास नहीं थे।
इस कारण भी यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। इसके साथ ही भारत का शिक्षित वर्ग और जो रजवाड़े थे उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया था। यह विद्रोह भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस आंदोलन से प्रत्येक भारतीय अब अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और उनमें राष्ट्रीय चेतना भरने के लिए पर्याप्त असर छोड़ा था। साथ ही इसने इस आंदोलन से अंग्रेजों को भी काफी गहरा धक्का पहुंचा था। इस विद्रोह से अब यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक गुस्सा और असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया था कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निसंदेह यह भारतीयों को एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था, जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। कंपनी शासन इस आंदोलन के बाद वास्तव में डर गई कि यदि अभी यह हुआ है और इसके पश्चात आगे भी इस प्रकार के आंदोलन हो सकते हैं। उसके मन में यह डर हमेशा रहा और भारतीयों ने अपने सभी देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना को भर दिया था, जो असंगठित थे, परंतु उनमें देशभक्ति की भावना का विकास होता रहा था। विकास हुआ और फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का अर्थात अपने देश के लिए एकता और सम्मान की भावना जागृत हुई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत की नाराज प्रजा को खुश करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश की संसद के हाथों में ले लिया था। अब भारत के शासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि चलाएंगे। अब इस समय के पश्चात कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की संसद संचालित करने भारत में शासन जो है इंग्लैंड की संसद द्वारा संचालित होगा, इस बात का फैसला लिया गया। इसके साथ ही महारानी विक्टोरिया ने यह भी घोषणा की कि भारतीय जनता के धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाएगी। भारतीय जनता क्यों नाराज थी? उन्हें यह लग रहा था कि यह ईसाई कंपनी है, क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई धर्म का ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे, बढ़ावा देंगे। उसके साथ साथ अंग्रेजों द्वारा भारतीय कुछ परंपराओं के विरोध में नियम बनाए थे, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जिससे पारंपरिक रूढ़िवादी हिंदू जो थे नाराज थे। इस उद्देश्य से भी यह भी नाराजगी जो है इस युद्ध का एक कारण बनी थी। तो ऐसी स्थिति में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि अब इनके पारंपरिक मामलों में हस्तक्षेप अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कराया जाएगा या उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी नीति अपनाई गई तथा प्राचीन परंपराओं को संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन भी महारानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया का यह घोषणा पत्र जो था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जो गवर्नर जनरल थे, पहले कंपनी शासन के जो गवर्नर जनरल थे, अब वायसराय कहे जाने लगे, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत के प्रमुख प्रशासक होते थे। ऐसे अब इस प्रकार से महारानी विक्टोरिया ने
भारत की नाराज जनता को खुश करने का प्रयत्न किया और ब्रिटिश शासन सम्राट का शासन अब भारत पर स्थापित हुआ, किंतु भारत अभी भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। ऐसी स्थिति में पुनः देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक आंदोलन हुए। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, बाय।